तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो अपन इन दिनों पढ़ रहे हैं, और आरटीआई एक्ट में अभी तक आपकी छोटी छोटी 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें आपको आरटीआई एक्ट का इंट्रोडक्शन करवाया था, आरटीआई एक्ट की क्या फीचर्स हैं, आरटीआई एक्ट के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इन टॉपिक को आपने गो थ्रू किया था। सर, आपने देखा था कि कोई भी सिटीजन और किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी यानी एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, तो कोई भी सिटीजन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से उस पब्लिक अथॉरिटी की फंक्शनिंग से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, मांग सकता है। और ये पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बनेगी कि जैसे ही कोई सिटीजन आपके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करे तो पब्लिक अथॉरिटी उन इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पब्लिक अथॉरिटी में कौन वो ऑफिसर होगा जो आरटीआई एप्लीकेशन हैंडल करेगा? तो आपको ध्यान है, सिटीजन किसके पास एप्लीकेशन लगाते हैं? तो सिटीजन लोग एप्लीकेशन लगाएंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आपको ध्यान है, सभी पब्लिक अथॉरिटीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसमें एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, और वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि जो भी इंफॉर्मेशन सिटीजन यदि उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करे, ये उसकी ड्यूटी बनती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर यदि कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और इंफॉर्मेशन नहीं दे तो, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे तो सिटीजन कहां जाए? तो सिटीजन उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का जो सीनियर ऑफिसर उसको अपील करेगा, और फिर भी यदि सिटीजन को पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं मिले तो आपको लास्ट क्लास में 2 टॉपिक पढ़े थे, आपको ध्यान होगा। एक था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ा था आपने कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है। तो लास्ट क्लास में एक तो पढ़ा था अपन ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और एक था स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे, जबकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इसमें भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे जो कि स्टेट के गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। आज यही टॉपिक है कि सर इन इंफॉर्मेशन कमीशंस के क्या काम हैं? सर ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनकी क्या पावर्स हैं? हाँ सर, इनकी क्या ड्यूटीज हैं, इनकी क्या पावर्स हैं? तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैज ए ड्यूटी, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कंप्लेंट्स रिसीव करे, यानी जो भी इंफॉर्मेशन कमीशन हैं इनके पास कंप्लेंट्स आएंगी, इनके पास लोग शिकायत करेंगे फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी ऐसे पर्सन से हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। मान लो कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी जिसमें कोई PIO अपॉइंटेड नहीं है, बाई चांस कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी हो जिसमें कोई PIO अपॉइंट नहीं कर रखा, डेजिग्नेट नहीं कर रखा, तो सिटीजन अब किसके पास एप्लीकेशन लगाएं? तो यदि कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी जिसमें PIO अपॉइंटेड नहीं है, हाँ, तो फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई पर्सन हु हैज बीन रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई सिटीजन जिसने कोई इंफॉर्मेशन क्लेम की थी, कोई इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी PIO से, लेकिन PIO वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी PIO वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, और जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का 30 दिन का समय था वो 30 दिन का समय भी खत्म हो चुका है, लेकिन PIO ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, तो भी फिर वो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील कर सकता है। या हु हैज रिसीव्ड नो रिस्पॉन्स,
जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उतने दिन में और किसी भी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन पीआईओ की तरफ से नहीं मिले। देखो सेकंड पॉइंट में तो था कि पीआईओ ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। थर्ड पॉइंट में है कि पीआईओ ने मना तो नहीं किया है, लेकिन जो टाइम पीरियड दिया था 30 डेज का, आपको ध्यान होगा कि आरटीआई एप्लीकेशन मिलते ही सामान्यतः 30 दिन में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है सिटीजन ने वो प्रोवाइड करता है। लेकिन वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, फिर भी वो सभी इंफॉर्मेशन यदि नहीं मिले वहां पर सिटीजन को, तो भी सिटीजन क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। या जिसको लगे कि उससे ज्यादा फीस चार्ज की जा रही है, कभी कोई सिटीजन को लगे कि आरटीआई एप्लीकेशन के नाम पर जो पीआईओ है या पब्लिक अथॉरिटी है वो ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन कमीशन को कंप्लेंट हो सकती है। या फिर जो इंफॉर्मेशन दी है पीआईओ ने वो इनकम्प्लीट है, फॉल्स है या मिसलीडिंग है, तो भी सिटीजन कंप्लेंट कर सकता है इंफॉर्मेशन कमीशन को। या कोई भी और ऐसा मैटर जो कि इंफॉर्मेशन लेने से रिलेटेड है इस आरटीआई एक्ट में, तो आरटीआई एक्ट का और कोई भी मैटर होगा इंफॉर्मेशन लेने से रिलेटेड, तो उसकी कंप्लेंट भी इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ही जाएगी। और लिखा है यहां पर कि इंफॉर्मेशन कमीशन यदि इंक्वायरी करने के बाद या इंफॉर्मेशन कमीशन सेटिस्फाइड है तो वो एक इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करते टाइम इंफॉर्मेशन कमीशन के पास वो सारी पावर है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है। यानी एक सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है इंक्वायरी करने की, तो वैसी ही पावर यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन कमीशन के पास भी है। जैसे ही इसको कंप्लेंट मिलेगी सिटीजन की तरफ से, तो ये इंक्वायरी करेगा, जो भी पब्लिक अथॉरिटी का पीआईओ है उससे पूछताछ करेगा। तो जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती है इंक्वायरी करते टाइम, वो सभी पावर इन कमिश्नर के पास भी है। और आगे लिखा है कि चाहे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो चाहे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो, जब तक उस कंप्लेंट की इंक्वायरी चलेगा तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं उस पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एग्जामिन कर सकता है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। हाँ, उन रिकॉर्ड्स को विद हेल्ड नहीं करेगा, मतलब अपने पास रखेगा नहीं। इंफॉर्मेशन कमीशन पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड को इंस्पेक्शन कर सकता है, चेक कर सकता है, बट चेक करके वापस लौटा देगा, अपने पास विद हेल्ड नहीं करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर्स थी कि इंफॉर्मेशन कमीशन के पास कोई भी पर्सन कंप्लेंट कर सकता है। और कंप्लेंट करेगा कब? तो कोई भी पर्सन तभी कंप्लेंट करेगा जब उसको आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग और इंफॉर्मेशन देने से पीआईओ मना कर दे, या टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं दे, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे, या ज्यादा फीस चार्ज करता हो पब्लिक अथॉरिटी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन में जो भी सिटीजन है, जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, वो कंप्लेंट कर सकता है इंफॉर्मेशन कमीशन को। अब आता है सर अपीलेट अथॉरिटी। जैसा कि आपको ध्यान है, अपन बार बार पढ़ रहे हैं कि सिटीजन तो किसके पास एप्लीकेशन लगाएगा? भाई जिस भी सिटीजन को यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिटीजन अपनी रिक्वेस्ट किससे करेगा? तो आप बोलोगे सर पब्लिक अथॉरिटी के पीआईओ से। देखो ध्यान से सुनो, ये सिटीजन है, ये कोई सिटीजन है, ठीक है, इसको यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये एप्लीकेशन लगाएगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, ये एप्लीकेशन फाइल करेगा पीआईओ के पास कि मुझे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे प्रोवाइड करें। तो बेसिक रूल तो ये है कि जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हो तो पीआईओ इसको इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कर दे, तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि पीआईओ इस सिटीजन को इंफॉर्मेशन देने से मना कर दे या फिर टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं दे, तो इस सिटीजन के पास राइट है कि ये अपील कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अपील किसके पास होगी? तो अपील सर यदि कोई पीआईओ इंफॉर्मेशन देने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं फर्स्ट अपील। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट अपील। नहीं, फर्स्ट अपील डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कमीशन को नहीं होगी। फर्स्ट अपील पहले ये जो पीआईओ है ना, इसके सीनियर ऑफिसर को होगी।
जो भी पीआईओ, क्योंकि ये भी तो कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो है, तो इसका जो भी सीनियर ऑफिसर है उसको अपील होगी, इसको अपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं। तो यदि कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन आरटीआई की रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन मिलने के बाद भी यदि सिटीजन को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है और सिटीजन इस पीआईओ के डिसीजन से एग्रीव्ड है, दुखी है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सिटीजन अपील कर सकता है। ये सिटीजन अपील कर सकता है इस सीनियर ऑफिसर को, और ये फर्स्ट अपील होगी। अब ये आता है कि सर मान लो यदि कोई सिटीजन इस सीनियर ऑफिसर के भी ऑर्डर से डिसएग्री हो सकता है सीनियर ऑफिसर भी पीआईओ की साइड ले रहा हो, तो कोई बात नहीं, आप सेकंड अपील कर सकते हो। हाँ सर, सेकंड अपील भी अलाउ है। एक अपील का फैसला आ गया, उससे आप खुश नहीं हो तो आप सेकंड अपील भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर सेकंड अपील किसको, तो वो इंफॉर्मेशन कमीशन, यदि वो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और यदि वो पब्लिक अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को आप ये सेकंड अपील कर सकते हो। ये फाइनल होगी सर, या इंफॉर्मेशन कमीशन का जो भी फैसला होता है सामान्यतः वो फाइनल होता है। तो यानी अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अपन अपील के बारे में पढ़ेंगे सर। तो दो अपील हैं, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। तो आइए एक एक करके रीड आउट करते हैं कि एनी पर्सन who does not receive a decision within the specified time, यानी जो आरटीआई लगाए हुए आपको 30 दिन हो गई लेकिन पीआईओ की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, या फिर जो डिसीजन दिया है पीआईओ ने उससे आप एग्रीव्ड हो क्योंकि पीआईओ आपको इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, तो ऐसा पर्सन में फाइल एन अपील। अब अपील किसको करेंगे? नहीं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कमीशन को नहीं। पहली अपील किसको होगी? तो ध्यान से सुनना कि फर्स्ट अपील टू द ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू द पीआईओ इन द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। उस पब्लिक अथॉरिटी में पीआईओ का जो सीनियर ऑफिसर है उसको आप आरटीआई एक्ट में फर्स्ट अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर। जिस दिन ये पीआईओ का डिसीजन आपको रिसीव हुआ था, जिस डिसीजन से आप डिसएग्री हो, तो उसके विद इन 30 डेज आप अपील कर सकते हो। हाँ सर, उसके 30 दिन में आप अपील कर सकते हो। अब बोलो सर मान लो 1-2 दिन लेट हो गए तो फिर ब्रैकेट में लिखा है यदि उचित कारण है, यदि आपकी 1-2 दिन की डिले के पीछे यदि कोई सफिशिएंट कोज है तो आपकी ये डिले में बी कंडोन्ड, यानी आपकी इस डिले को माफ किया जा सकता है। वो अपीलेट अथॉरिटी यदि चाहे तो आपकी इस डिले को कंडोन्ड कर सकती है, माफ कर सकती है। तो पहली अपील कितने दिन में होगी? तो पीआईओ का डिसीजन आपको जब रिसीव हुआ है और यदि मान लो पीआईओ ने आपको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया या फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ऐसी सिचुएशन में जो सिटीजन है वो एग्रीव्ड होगा, तो एग्रीव्ड सिटीजन अपील कर सकता है। अब आती है फिर सर सेकंड अपील क्या होगी? मान लो ये जो फर्स्ट अपील की थी आपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को यानी सीनियर ऑफिसर को, फर्स्ट अपील का भी डिसीजन आ गया और सिटीजन को लगता है कि यार फर्स्ट अपील में भी मुझे न्याय नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, एक चांस हो रहा आपके पास, आप एक बार और अपील कर सकते हो, सेकंड अपील। अब आप बोलोगे सर ये अपील किसको होगी? तो ये अपील इंफॉर्मेशन कमीशन को होगी। यदि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, और यदि वो पब्लिक अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आप अपील करें। तो आगे इसमें लिखा है कि सेकंड अपील जो होगी वो या तो सीआईसी को या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। कितने दिन में? विद इन 90 डेज। अब आप बोलोगे सर 90 डेज कब से? तो जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जब फैसला आ गया उसके फिर 90 डेज में आप अपील कर सकते हो। बाई चांस 1-2 दिन लेट हो गई तो सेम वही चीज, यदि इंफॉर्मेशन कमीशन चाहे तो आपकी डिले कंडोन्ड कर सकता है यदि सफिशिएंट कोज है।
तो दो अपील हैं आरटीआई एक्ट में, इनको अच्छी तरह से रीड आउट करें। फर्स्ट अपील 30 डेज में और सेकंड अपील 90 डेज में। फर्स्ट अपील तो पीआईओ की सीनियर ऑफिसर को ही होगी, जबकि जो सेकंड अपील है वो इंफॉर्मेशन कमीशन को होगी। एक पॉइंट और है कि थर्ड पार्टी अपील अगेंस्ट पीआईओज डिसीजन। हाँ सर, यदि पीआईओ के डिसीजन से कोई थर्ड पार्टी डिसएग्री है, पीआईओ ने जो भी फैसला दिया है उससे यदि कोई थर्ड पार्टी, देखो अब थर्ड पार्टी कौन हुई, पहले तो ये देखो, जिस सिटीजन ने आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई है वो तो फर्स्ट पार्टी हो गई और पीआईओ सेकंड पार्टी। तो थर्ड पार्टी यानी ऐसा बंदा, ऐसा कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट जो जिसने आरटीआई की एप्लीकेशन नहीं लगाई, उसके अलावा जो भी लोग हैं वो कौन होंगे, थर्ड पर्सन होंगे। तो यदि किसी थर्ड पर्सन को ऐसा लगे कि पीआईओ ने ये गलत इंफॉर्मेशन दी है, ये तो इंफॉर्मेशन मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी, या ये ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो डिस्क्लोज नहीं हो सकती थी लेकिन फिर भी पीआईओ ने डिस्क्लोज कर दी, तो कोई भी थर्ड पार्टी यदि पीआईओ के डिसीजन से डिसएग्री है तो अब वो थर्ड पार्टी भी अपील कर सकती। अब वही दो अपील उसके पास है 30 डेज में, तो वही फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, ऊपर पढ़ के आए हो आप, ऊपर ये पढ़ रहे थे कि जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी नहीं मिली तो वो अपील करेगा। अब यहां पर थर्ड पार्टी जो अपील करेगी तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। थर्ड पार्टी पीआईओ के डिसीजन में पहले तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील करेगी 30 दिन में, और वहां से भी यदि थर्ड पार्टी को न्याय नहीं मिले तो फिर 90 डेज में, और जो भी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास सेकंड अपील फाइल कर सकते। तो कोई भी थर्ड पार्टी जो पीआईओ की डिसीजन से डिसएग्री है, जिसको लग रहा हो कि पीआईओ ने सही फैसला नहीं किया, तो वो थर्ड पार्टी भी और यहां पर अपील फाइल कर सकती है। लेकिन ये नीचे ध्यान रखना, यदि कोई पीआईओ कभी मना करता है ना कि मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि ये डिस्क्लोज करना अलाउ नहीं है, यानी किसी सिटीजन ने पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी और पीआईओ मना कर रहा है, पीआईओ ने रिफ्यूज कर दिया कि ये इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो सिटीजन तो अपील करेगा फिर आगे। तो अपील में साबित करना कि हाँ ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना सही था, ये डिस्क्लोज करना, ये बर्डन किस पर है, पीआईओ पर है। देखो लिखा है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग, ये प्रूव करना कि द डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन के लिए मना करना जस्टिफाइड था, ये बर्डन किस पर है, लाइज विद द पीआईओ। यदि पीआईओ ने इंफॉर्मेशन देने से मना किया है और सिटीजन ने आगे अपील कर दी, तो अपील की जब सुनवाई होगी तो पीआईओ की ड्यूटी बनती है वो ये सेटिस्फाई करे कि ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना सही नहीं था इसलिए मैंने मना किया, ये बर्डन पीआईओ पर है। और आगे लिखा भी है कि फर्स्ट अपील जो आपने फाइल की थी ना फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, तो फर्स्ट अपील 30 दिन के अंदर अंदर, जो भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी थी ना सीनियर ऑफिसर, वो 30 दिन के अंदर अंदर उस फर्स्ट अपील में अपना फैसला सुना देगा। यानी सर ये मैटर लंबे नहीं चलते, जैसे ही सीनियर ऑफिसर को आपने फर्स्ट अपील की थी तो वो 30 दिन मैक्सिमम 45 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन अपील फाइल की थी उसके 30 से 45 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला सुना देगा। यानी नॉर्मली तो 30 दिन ही है, लेकिन यदि सफिशिएंट रीजन हो तो टाइम पीरियड 15 दिन बढ़ सकता है, तो टोटल कितना हो सकता है 45। तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी इस मैटर को ज्यादा लंबा नहीं खींचेगी, जैसे उसको फर्स्ट अपील मिलेगी तो जल्दी से जल्दी सुनवाई करके 30 दिन के अंदर अंदर, या सफिशिएंट रीजंस हैं तो 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और अपना फैसला सुना सकते। तो ये तो थे आरटीआई एक्ट का, आपने बिल्कुल ऑपरेशनल पार्ट स्टडी किया। तो आरटीआई एक्ट नो डाउट बहुत अच्छा एक्ट है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं करप्शन को कम करने के लिए आरटीआई एक्ट का अपना योगदान है और होना भी चाहिए। लेकिन यदि कोई पीआईओ जिससे सिटीजन ने इंफॉर्मेशन क्लेम की है, यदि वो पीआईओ सिटीजन को वो इंफॉर्मेशन नहीं दे, तो यदि कोई पीआईओ सिटीजन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करे तो अपील तो हो ही सकती है, वो तो अलग पॉइंट है, अपन पढ़ के आएंगे कि सर ठीक है वो सिटीजन उसके अगेंस्ट में अपील कर देगा, अपील तो करेगा ही,
लेकिन कुछ डर भी तो होना चाहिए। तो आरटीआई एक्ट ने डर पैदा किया है पीआईओ के मन में, सर पेनल्टी लगेगी, हाँ सर फाइन पेनल्टी इंपोज हो सकते हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ बताएंगे ही नहीं जब तक उन पर पेनल्टी लगने का डर नहीं होगा। तो आरटीआई एक्ट कहता है, आरटीआई एक्ट इंपोज स्ट्रिंजेंट पेनल्टी, यानी बहुत हार्ड पेनल्टी है ऑन ए पीआईओ फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। यदि कोई पीआईओ जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसको वो इंफॉर्मेशन क्लियर करनी है, मतलब प्रोवाइड करनी है, लेकिन वो पीआईओ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो ऐसी सिचुएशन में एवरी पीआईओ जिसने भी डिफॉल्ट किया है विल बी लायबल फॉर फाइन। उस पीआईओ पर जुर्माना लगेगा, कितना? ₹250 पर डे। अब आप याद करो बेटा, कितने दिन में इंफॉर्मेशन देनी होती है आरटीआई एप्लीकेशन की? तो आप बोलोगे सर 30 डेज, यानी जिस दिन पीआईओ को एप्लीकेशन रिसीव होती है तो ये पीआईओ की ड्यूटी बनती है कि पीआईओ 30 डेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। लेकिन यदि पीआईओ ने 30 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो एक तो वो सिटीजन अपील तो करेगा ही, वो तो अलग राइट है उसका, साथ साथ में पीआईओ पर पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो गई है ₹250 पर डे। बट मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 ही लग सकती है। और ये पेनल्टी कब कब लग सकती है? यदि पीआईओ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर इंफॉर्मेशन देने में डिले कर रहा है, बिना किसी उचित कारण के डिले किए जा रहा है, या फिर मेला फेडली यानी विदाउट सफिशिएंट रीजन। मेलाफाइड का मतलब होता है बैड इंटेंशन। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये दो वर्ड बार बार आएंगे, मैं पहले ही बता देता हूं। ये लॉ में कुछ वर्ड होते हैं, एक होता है मेलाफाइड जो होता है बैड इंटेंशन यानी नॉट गुड इंटेंशन, और एक आपको मिलेगा बोनाफाइड। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। मेलाफाइड यानी बैड इंटेंशन और बोनाफाइड गुड फेथ यानी गुड इंटेंशन। तो यदि कोई पीआईओ मेलाफाइडली यानी विदाउट हैविंग गुड इंटेंशन यानी विदाउट हैविंग गुड रीजंस और इंफॉर्मेशन देने से मना करे तो पेनल्टी, या इनकम्प्लीट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे, वो भी नोविंगली जानते हुए कि मैं इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये पता है फिर भी दे रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है किसी ने, वो इंफॉर्मेशन देने की बजाय उसको पीआईओ डिस्ट्रॉय कर रहा है, और या फिर सर ऑब्स्ट्रक्टिंग यानी बाधा क्रिएट करना, हर्डल्स क्रिएट करना, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और भी इंफॉर्मेशन फर्निश करने में किसी भी टाइप से बाधा क्रिएट कर रहा है, यानी वो साथ नहीं दे रहा सर सिटीजन का। तो इन सिचुएशन में पीआईओ के अगेंस्ट मतलब पीआईओ की ये लायबिलिटी बनेगी कि उसको पेनल्टी देनी होगी। और इसके अलावा पीआईओ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी यानी उसके खिलाफ इंक्वायरी भी चल सकती है, और यदि वो रेगुलरली ऐसा ही करता रहता है, एक सिटीजन को ही नहीं कई बार वो ये गलती कर चुका है, लोगों को टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो सर हो सकता है उसको अपनी सरकारी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ जाए। भाई एक दो बार गलती हो जाए तो फाइन पेनल्टी से काम चल जाएगा, लेकिन आप यदि रेगुलरली परसिस्टेंटली लगातार इस इंफॉर्मेशन देने से मना करते हो, एक ही नहीं कई शिकायत आ चुकी है उस पीआईओ की, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको खिलाफ कोई सख्त कदम भी उठाया जा सकता है। क्योंकि यदि पीआईओ ही काम नहीं करेगा तो आरटीआई एक्ट का फायदा क्या हुआ? पीआईओ ही तो वो ऑफिसर है जो पब्लिक अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन सिटीजन को प्रोवाइड करेगा, और वो ही यदि साथ नहीं देगा, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगा, वो टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं देगा, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे, तो फिर तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये पेनल्टी और इसके अलावा स्ट्रिक्ट एक्शन भी उस पीआईओ के खिलाफ लिए जा सकते हैं और लेने भी चाहिए सर, अदरवाइज तो फिर इस एक्ट का बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए अब ध्यान से सुनो कि सर इस एक्ट में गवर्नमेंट का क्या रोल है। सर ये जो आरटीआई एक्ट बनाया है, इसमें चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनके क्या पावर्स हैं, इनके पास क्या ड्यूटीज हैं, इनके क्या फंक्शंस।
तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, ऐसे सेमिनार करे, ताकि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, सर ऐसे जो दूर दराज के लोग हैं, गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं सर, अरे उनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, तो उनको अवेयर किया जाए सर। ये ऐसे प्रोग्राम किए जाएं पब्लिक के लिए, और खास करके डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, यानी ऐसे समुदाय जो अभी लाभान्वित नहीं हुए हैं, मतलब जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, जिनके पास पूरे संसाधन नहीं है सर, और वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। आज भी सर भारत में गांव में सर ऐसे कई पुराने बैकवर्ड गांव आज भी मिल जाएंगे, जहां पर सर सारे लोग पढ़े लिखे नहीं। ठीक है, गांव से को 2, 5, 8, 10% लोग पढ़े, वो उन्होंने गांव से पलायन कर लिया, वो शहरों में आकर के रहने लग गई, गांव तो वहीं के वहीं रह गई। जो भी गांव में थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता है, आपने देखा होगा, वो बाहर आ जाता है। सब लोग ही ऐसा करते हैं, हम भी गांव से ही आए हैं। लेकिन जिम्मेवारी बनती सर अपन लोगों की कि जब भी कभी भी गांव में जाएं तो लोगों को थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उनके अधिकार के बारे में अवेयर करें। सरकार की तो जिम्मेवारी बनती ही है, साथ साथ में ये पढ़े लिखे नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो दूसरे नागरिकों को भी इन सभी अधिकारों के बारे में जागरूक करें। इनकरेज पब्लिक अथॉरिटीज, गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज को इनकरेज करे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इनकरेज करे कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम करो। देखो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स खुद जाकर के यदि लोगों के बीच में ऐसे प्रोग्राम करेंगे, खुद यदि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जाएंगे गांव में कि हम आपके गांव का चाहे पानी की सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, या रोड बनाने का काम हो, वो हमारा ही डिपार्टमेंट करता है। आप में से किसी भी नागरिक को कभी समस्या हो तो आप हमारे ऑफिस में आइए, आप शिकायत कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अरे खुद गवर्नमेंट ऑफिसर्स यदि जा करके लोगों के बीच में बैठेंगे, बात करेंगे, फिर ये दूरियां खत्म हो जाएंगी। और सच में सर फिर ये जो लोग डरते हैं कि यार गवर्नमेंट ऑफिसर से कैसे बात करेंगे, इतने बड़े साहब से कैसे बात करेंगे, जब खुद साहब चल करके ही लोगों के बीच में आएगा तो ये हेजिटेशन भी दूर होगी, और सच में जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं वो पूरे भी होंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब खुद गवर्नमेंट अथॉरिटीज लोगों के बीच में जाकर के बात करें, और गवर्नमेंट को उनको एनकरेज करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि ऐसी प्लान बनाए कि हर बड़े ऑफिसर को कुछ समय रूरल एरियाज में, गांव में बिताना चाहिए। सिर्फ ऐसे एसी ऑफिस में बैठने से, बड़े बड़े ऑफिस में बैठने से, अच्छी अच्छी चेयर्स पे बैठने से आप अच्छी प्लान नहीं बना सकते। यदि आपको अच्छी प्लान, अच्छी पॉलिसीज बनानी है गांव वालों के लिए, तो गांव में रहिए ना 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, सर्दियों में, गर्मी में, बारिश के समय, तब पता चलेगा कि उन लोगों की क्या समस्याएं हैं। समस्याएं सुनने से समस्या दूर नहीं होगी जब तक खुद समस्या को फेस नहीं करोगे। और गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि सीनियर ऑफिसर्स को भी अपनी ड्यूटी में से कुछ समय और ग्रामीण एरिया में और जाकर के रहना चाहिए उस समय, ताकि उनको पता चले कि सर यहाँ के लोग कितने अभाव में हैं, किन 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 चीजों की कमी है इनके पास, तभी तो पूरी हो पाएगी। दूसरा, प्रमोट टाइमली एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन। देखो, डिसेमिनेशन का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना, कि पब्लिक अथॉरिटीज ऐसा एक सिस्टम बनाए और गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करे जिससे कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो। जो भी इंफॉर्मेशन सिटीजन लेना चाहते हैं वो सही इंफॉर्मेशन उनको मिले। तो ये ऐसी चीजें प्रमोट करना भी गवर्नमेंट का काम है। और टाइम टू टाइम ऑफिसर्स को ट्रेंड करना, चाहे वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना कि आरटीआई एप्लीकेशन आते ही कैसे इंफॉर्मेशन देनी है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप करना। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन रखे। और कंपाइल एंड डिसेमिनेट ए यूजर गाइड, और पब्लिक के लिए भी एक यूजर गाइड बनाए, मतलब एक इस टाइप का एक गाइडेंस बुक बनाएं और लोगों के बीच में उसको सर्कुलेट करें, हिंदी में, इंग्लिश में, या उस भाषा में उसको प्रिंट करें जिससे पब्लिक समझती हो। और उसमें बताएं पब्लिक को कि आरटीआई एक्ट में आपके ये अधिकार हैं, आप इन सूचनाओं की जानकारी ले सकते हैं। वो यूजर गाइड लोगों में डिसेमिनेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उससे लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे सर।
जागरूक होंगे तो वो क्वेश्चन आंसर करेंगे सरकार से, सरकारी अधिकारियों से। जहां क्वेश्चन आंसर होगा जवाब भी देना पड़ेगा, और जब जवाब देने की बात आएगी ना सर, तब सच और झूठ पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो शायद कुछ हद तक कम हो सकता है, बिल्कुल खत्म तो शायद ना हो, लेकिन यदि सभी नागरिक जागरूक हो जाएं, अपने अधिकारों को सही तरह से वो लोग प्रयोग करें, तो कुछ हद तक इस सिस्टम को सिस्टमेटिकली सुधारा जा सकता है। और यही इस आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि सही इंफॉर्मेशन नागरिक के पास सही वक्त पर पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट, जब वो जनता के मालिक हैं, जनता के सेवक हैं, जनता मालिक है, तो जब जनता को आप मालिक कहते हो तो अपने मालिक को हिसाब तो दो। तो जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, सेवक हैं पब्लिक के, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन उनसे मांगी जाए, उनको समय पर सही और संपूर्ण जानकारी उनको प्रदान करें। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है सर। यही था इस आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्ट। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। इजी टॉपिक है, बहुत इजी लैंग्वेज है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और 5 या 6 मार्क्स के या तो एक क्वेश्चन या 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन सामान्यतः इस चैप्टर से बनते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न करना प्लीज।